बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न इस बार आपके भी पेपर में यानी कि बिहार पुलिस 2025 के पेपर में देखने को मिल जाए, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा देखिएगा। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप उसके प्रीवियस ईयर को पूरा बना लीजिए। इसलिए यह सीरीज़ मैं आपके लिए कंटिन्यू लेकर के आ रहा हूँ ताकि पूरा बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का आपका रिवीजन हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको पूरा देख लीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आज की सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। बड़ा ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है और हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्रश्न इस बार भी आपके पेपर में यानी कि बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। इसीलिए इसको पूरा ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा और इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा दे रहे हैं और सेशन के एंड में, वीडियो के लास्ट में, आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर सेक्शन वाइज दिया गया है। पहले हिंदी दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हिंदी के बाद अंग्रेजी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक में जो है हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 तक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से जो है सामाजिक अध्ययन स्टार्ट हो रहा है। फिर अगला सेक्शन आपका साइंस का मिलेगा, फिर लास्ट में आपका मैथमेटिक्स का है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सामाजिक अध्ययन वाला सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद साइंस कर लेंगे, फिर मैं आपको हिंदी का करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हिंदी और अंग्रेजी क्वेश्चन नंबर 15 तक, फिर मैथ का मैं आपको करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। प्रश्न पढ़िए कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छा प्रश्न है और आप प्रयास करिए आंसर कमेंट करने का। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब बहुत लोगों को इसमें से देखिए याद होगा कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा किसने किया था फ्रेंड्स, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसकी रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में यह प्रस्ताव पेश किया था। सन और डेट दोनों याद रखिएगा, कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्ताव में संविधान के निर्माण के लिए दिशा निर्देश और मूल सिद्धांतों को परिभाषित किया गया था, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का आधार बना था, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अंततः जो है 22 जनवरी 1947 को, ये भी डेट आपको याद रखना है, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। तो ये पेश इन्होंने कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इससे पहले करीब 30 जो है बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार पुलिस 2025 के नाम से। आप चैनल पर जाइए, देखिए वीडियो वाला सेक्शन मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर शॉर्ट मिलेगा, लाइव मिल जाता है, फिर आप बगल वाले सेक्शन पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करके बिहार पुलिस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। चलिए, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार।
ये जो 1909 का ध्यान रखिएगा, 1909 ईस्वी का जो है भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा जो है पहली बार जो है यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक संबंधी पद्धति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद होगा, उन्होंने जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में बताया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दिया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी सेना के द्वारा। ठीक है ना, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेना के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, जो आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था, इसका तात्कालिक कारण पूछा जाता है बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है ना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना, बोस्टन चाय पार्टी या बोस्टन टी पार्टी। ठीक है ना, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। ये हुआ था कब? तो आगे वाला प्रश्न आप मिलेगा आपको, मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया था। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोस्टन टी पार्टी की, यानी कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था कब? तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773 को, 16 दिसंबर 1773 को, और यही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है। बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना थी, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नायक कौन था? तो इसका नायक सैमुअल एडम्स था। मैंने कई बार आपको बताया था, सैमुअल एडम्स था। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन था? सैमुअल एडम्स था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की, जिसे कहा जाता है, बताइए इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कहा जाता है नाटो। क्या कहा जाता है इसको? इसको नाटो कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है ना, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ध्यान रखिएगा कब? 1949 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रसंघ के अस्थायी सदस्य हैं। ये प्रश्न तो कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको भी पता है जो राष्ट्रसंघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। ठीक है, इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। और ये 5 देश कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन को पढ़ करके आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, ये नहीं होगा नॉर्वे, जर्मनी, यहाँ पर जापान दिया गया नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड थे, उसकी हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हुई थी, और यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में हत्या। ठीक है ना, सेरेजोवा में हत्या, ये तात्कालिक कारण रहा था प्रथम विश्व युद्ध का। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? पाषाण युग में देखिए, पाषाण युग में काटने के लिए आमतौर पर जो प्रयुक्त उपकरण होता था, उसको हाथ की कुल्हाड़ी, यानी कि हिंदी में हाथ की कुल्हाड़ी और अंग्रेजी में हैंड एक्स कहा जाता था। हैंड एक्स इसको कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी दिया गया है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के, तो ये प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे बताएंगे फ्रेंड्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उसमें आर्यभट्ट थे, बराहमीर थे। ठीक है ना, ये लोग थे। तो यहाँ पर आर्यभट्ट भी दिया गया है और बराहमीर जो थे, ये खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है ना,
तो ज़्यादा उपयुक्त आंसर यहाँ से देखिए क्या होना चाहिए, बराहमीर थे वे आर्यभट्ट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये रहते थे। चलिए देखिए, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, इन सब का निर्माण करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है कि कुतुब मीनार की नींव इसने रखवाया था, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की बेस्ट सॉल्व पेपर्स के बारे में, जो कि एडुका जोन पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुका जोन बिहार पुलिस, और आप देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर्स है। पूरा आपको विस्तृत व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन सहित इसका आंसर भी दिया गया है। पूरा बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर है। टोटल इसमें जो देखिए 37 सेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और देखिए 28/8/2024 का पेपर है, यानी कि 2024 तक, 2010 से लेकर के 2024 तक। यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा 14/4/2010। तो पूरा 2010 से लेकर के 2024 तक के बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर का यहाँ संकलन है, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है 28/8/2024 का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया है। फ्रेंड्स, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो इन्होंने जो है कौन सी समाज की स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था था, और इसकी स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। यूएसए में, न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया था 1875 में। तो यहाँ पर देखिए मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट का भी नाम याद रखिएगा, कर्नल अलकाट का नाम याद रखिएगा, दोनों नाम। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है ना, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पर? लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। तो यहाँ पर देखिए यूएसए दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में, तो भारत में इन्होंने सत्याग्रह का जो शुरुआत किया था वो चंपारण में किया था। चंपारण में कब? 1917 में। दरअसल 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसी में गांधी जी की मुलाकात हुई थी राजकुमार शुक्ल जी से। ये नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल, ये बिहार के निवासी थे, और इन्होंने जो है गांधी जी से 1916 के लखनऊ समझौते में मुलाकात किया था, लखनऊ अधिवेशन में। और उन्होंने यहाँ पर चंपारण में जो नील कृषक थे, नील के किसान थे, उनके दयनीय दुर्दशा के तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था, और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। यहाँ पर चंपारण में उस समय तिनकठिया प्रथा थी। ठीक है ना, उसी को समाप्त किया था गांधी जी ने यहाँ पर। चलिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताएंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था कब फ्रेंड्स? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1920 में। रॉलक एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी है, निम्न में से किस श्रेणी में आता है? देखिए, पूछा जाए कि चिम्बोरेजी ज्वालामुखी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर में है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, चिम्बोरेजी ज्वालामुखी। और देखिए ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो फ्रेंड्स देखिए, एक तरह का इक्वाडोर का जो चिम्बोरेजी ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में कई हजार वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। चलिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतमाला है, वहीं पर है ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं।
तो विषुवत-रेखीय या भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है ना, वहाँ के जो सघन वन हैं वहाँ पर चैपरेल, लेवेंडर, लॉरेल या अन्य लाभकारी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जड़ी बूटी के लिए, किसके लिए? जड़ी बूटी के लिए। क्लियर, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करेंगे कि आप ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे? ग्लास हाउस में सब्जियाँ कहाँ उगाएंगे? तो देखिए, अगर विकल्प के अनुसार बात करते हैं तो हम टुंड्रा प्रदेश में, कहाँ पर? टुंड्रा प्रदेश में जो है सब्जियाँ ग्लास हाउस में उगाएंगे, ताकि सब्जियों के विकास के लिए उचित टेम्परेचर बनाए रखें। टुंड्रा प्रदेश एक बर्फीली क्षेत्र होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा यानी, इसके समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है। ताप जो होती है ये छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है, ठीक है, छोटे क्षेत्र में केंद्रित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में, आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान, ठीक है ना, तो ये रवेदार चट्टान होती है और यह मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनती है। इसमें सील एवं डाइक पाए जाते हैं, इसमें सील एवं डाइक पाए जाते हैं, ठीक है, सील एवं डाइक पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल का उदाहरण है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तत्व पूछा गया है कौन सा पाए जाते हैं, तो ये तत्व हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया इसमें से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, तो चावल, गेहूँ, मक्का बिल्कुल है, चाय नहीं है। चाय खाद्य फसल नहीं है, ये एक पेय फसल है, ठीक है ना। चलिए, और चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? विषम जलवायु प्रकार के लिए, तो देखिए सागर से दूरी विषम जलवायु के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। और भारत में आपको पता है जो अंदरूनी भाग है वहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का, जल्दी से बता दीजिए। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सागर से दूरी, क्या हो जाएगा? सागर से दूरी, ठीक है ना, सागर से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2001 के अनुसार, अब आपको 2001 नहीं 2011 के अनुसार, ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? अब 2011 के अनुसार। और फ्रेंड्स अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूछा गया तो बहुत ही आसान है, आपको पता है केरला में है, ठीक है ना, केरला में। क्लियर, केरला में है। चलिए देखिए लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट पढ़ा होगा। अच्छा, एंथ्रासाइट तो आपको बड़ा तरीके से अच्छा से पता होगा। एंथ्रासाइट जो है ये सामान्य किस्म, उच्च किस्म का कोयला है। बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा गया लिग्नाइट, तो लिग्नाइट जो होता है सबसे खराब प्रकार का, निम्न कोटि का, ठीक है ना, निम्न कोटि का होता है, निम्न स्तर का होता है, ठीक है। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ जो है ये किस जलवायु की फसल है? गेहूँ शीतोष्ण जलवायु की फसल होती है और इसके लिए जो आरंभ में तापमान होना चाहिए वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से करीब करीब आपका 16-17 डिग्री या 15 डिग्री ही मान लीजिए, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर। फिर बाद में थोड़ा सा गर्मी होने लगता है ना, तो उस समय 20 से 25 डिग्री, जब कटाई का समय आता है तो गर्मी और भी ज़्यादा हो जाता है, ये सब आपको पता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। देखिए इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ये घाटशिला में स्थित है। और घाटशिला कहाँ पर है? घाटशिला झारखंड में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गेहूं का उत्पादन, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, रेडियो प्रसारण के लिए, तो आपको पता है कि ये कौन सा मंडल है? आयन मंडल है, आयन मंडल है, ठीक है ना। आयन मंडल होता है, इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है और ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इसी परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, तो ये आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कि बादल गरजना, मेघ, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल की घटना है।
और समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल, इसमें जो है वायुयान वगैरह की जो वायुयान होते हैं इसको उड़ाने की सबसे आदर्श जो परत होता है ये समताप मंडल है। देखिएगा स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है, बट जो पिछले बार 2023-24 में, शायद 24 में, जो बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था ना टीचर वाला एग्जाम में, उसमें ये पूछा गया था कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है आपका भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। देख लीजिए ना कितना पुराना क्वेश्चन था 2010 का, लेकिन पिछले बार टीचर एग्जाम में एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। ठीक है, बीपीएससी का घटना चक्र अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें दिया होगा, टीचर के एग्जाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो आपको पता है दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है ना, चाय के उत्पादन के लिए फेमस है दार्जिलिंग, और एक तरह का कहिए तो वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी है, घूमने भी जाते हैं हम लोग। तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, तो विधानसभा का 5 वर्ष होता है और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, और न्यूनतम जो उम्र होता है इसमें सदस्यों का बनने के लिए ये 30 वर्ष होता है विधान परिषद में। देखिए नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, नीति निदेशक। तो ये संविधान के भाग 4 में है, आपको पता है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निदेशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। ठीक है ना, शासन के लिए, किसके लिए है, शासन के लिए आधारभूत है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा आपका संविधान। ठीक है ना, संविधान के द्वारा हमें दिया गया है, क्योंकि संविधान में आपको पता है ना भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक में। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है, जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग जो है ये जिला परिषद है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जिला परिषद है। तो यहाँ पर आपका जिला परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो अब भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, अपना राज्य बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए केरला में नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील समझौता भली भांति याद होगा 1954 में हुआ था, ये भारत और चाइना के बीच का है। ठीक है, भारत और चीन के बीच का। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। किसके अस्थायी सदस्य हैं, तो फ्रेंड्स ये अस्थायी सदस्य किसके हैं, तो ध्यान रखिएगा ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इन्हीं 5 देशों के पास वीटो पावर है, इन्हीं के पास वीटो शक्ति है। ठीक है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी। तो फ्रेंड्स ये कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट आंसर बता दीजिए। तो ये शांति सेना थी। ठीक है ना, भारतीय शांति सेना। देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो मैंने बताया था कि जहाँ पर जनमत संग्रह करा करके डिसीजन होता है, तो ये स्विट्जरलैंड में था। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए देखिएगा कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। अब देखिए सार्क जो है ना, सार्क इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है ना, और हिंदी में इसको दक्षेस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में पड़ता है, और ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था 1985 में। और इसमें सदस्य देश भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये 8 देश है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है, और प्रश्न थोड़ा सा आप समझेंगे तो इसमें मुख्य भूमिका भारत निभाता है। नेपाल बेशक है सदस्य, पाकिस्तान भी है, म्यांमार नहीं है, भारत इसका सदस्य, और इसमें मुख्य भूमिका भारत ही निभाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अब देखिए अनुच्छेद 19 में क्या क्या है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब पूरा क्लियर दिख रहा है। देखिए जो 19 है इसमें आप देखेंगे, इसमें जो है आपका
संघ या संगठन की रचना का अधिकार, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आपका बिल्कुल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें नहीं है, यह आर्टिकल 21 में है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा होगा, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने का अधिकार है वहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला नहीं है, ऑप्शन सी होगा क्योंकि ये आर्टिकल 21 में है। चलिए अगला प्रश्न करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए, संसदनात्मक शासन प्रणाली है, संविधान द्वारा निर्मित है, एक अलिखित संविधान या संघात्मक शासन प्रणाली। अब इन दोनों में आप मुझे बताइए, भारत का संविधान जो है क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बी ही राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अलिखित संविधान नहीं है, भारत के संविधान जो है लिखित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट का उम्र क्या है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है, फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो सेवानिवृत्ति का उम्र जो है 62 वर्ष है, जबकि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष है, यहाँ पर 62 वर्ष। राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है, राज्य का एक मूलभूत तत्व तो संप्रभुता है, ठीक है ना, क्या है, संप्रभुता है, ठीक है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है, संप्रभु है भारत। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड है, ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा गया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेफ। 1946 में इसको बनाया गया था यूनिसेफ को, ठीक है ना, ये यूनेस्को है, ठीक है, ये यूनिसेफ है। चलिए देखिए किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर देखिए गलत पूछा गया राज्यपाल के संबंध में, तो देखिए राज्यपाल जो होता है ना उसको संसद द्वारा नहीं चुना जाता है, कहीं देखिए दिया गया क्या राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, नहीं, राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ठीक है। राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नामित होता है और राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 5 वर्ष के लिए होती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, चुनाव संसद नहीं करते। अब यहाँ पर देख लीजिएगा राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होता है बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ गया, ठीक है। तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती हैं, कौन सी तरंग है, तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती हैं ये कौन सी हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों तरंग हैं, अनुदैर्घ्य भी हैं और अनुप्रस्थ भी हैं, तो दोनों ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचारित होती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंग ठोस माध्यमों में द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना, और यह द्रव के अंदर और गैसों में उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, चाबी भरी जो घड़ी की कमानी उसमें किस प्रकार स्थितिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 50 न्यूटन के बल का एक्स अक्ष पर जो घटक है 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा 40 न्यूटन। चलिए देखिएगा यहाँ पर 0 से 5 देखिए 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान कितना होगा, मिश्रण का तापमान कितना होगा, तो यहाँ पर जो तापमान होगा उसका वो आपका हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। चलिए रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर जो रॉकेट जो है ना, रॉकेट यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया और संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और गति का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न है कि एक पत्थर की भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल वगैरह का क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
68 का पूछा गया है कि कितना चक्र तरंग की आवृत्ति पूछा गया है, तो 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए 69 का, ये डायग्राम देख लीजिएगा। हाँ, अब पूछ रहा है कि एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, यदि इसे दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 70 नंबर क्वेश्चन है, सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसकी फोकस दूरी जो दिया गया है वो आपका हो जाएगा -5 mm। ठीक है ना। देखिए, घरेलू खाना पकाने की गैस जिसको कि हम लोग एलपीजी बोलते हैं, ठीक है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप से होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग द्वारा जिसकी खोज की गई थी वह पूछा गया है। तो इन्होंने किसकी खोज किया था, तो इन्होंने जो है नाभिक का खोज किया था। ठीक है ना, नाभिक का खोज किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, रासायनिक अभिक्रिया के। तो ये आपको भी पता है, ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण। तो इसमें आपका गन पाउडर है, क्योंकि यह सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्फटिक रसायन दृष्टिकोण से है, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा SiO2, जिसको कि हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, यह जो है क्वार्ट्ज खनिज है, स्फटिक है, जो प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, पूरा ऑप्शन देखिए। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो देखिए जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है ना, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। देखिए वह तरल जो ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक और अकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है, यानी कि डबल बॉन्ड है इसमें, तो इसमें देखिएगा आपका ऑक्सीजन में है। ठीक है ना, ऑक्सीजन में है डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए, तो दहन की क्रिया के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जिसका मतलब है कि दहन प्रक्रिया शुरू करने, जारी रखने के लिए ऊष्मा यानी कि प्रज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि ये उदाहरण जो है किसके हैं। कार्बन 14 ऊपर है, देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए नीचे 6 है परमाणु संख्या, फिर यहाँ पर देखिए 14 ऊपर आपका भार बराबर है। तो इसका मतलब यह है क्या, तो ये समभारिक है, आइसोबार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर समभारिक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक जो है लाल रंग के प्रकाश में होती है और सबसे कम बैगनी में होती है। तो यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश में। देखिए एक पौधे द्वारा दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, एक पौधे पर कोई पौधा है उस पर उगने वाला दूसरा पौधा क्या कहलाता है, तो एक पौधे पर दूसरे पौधे जो उगते हैं उसको एपीफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको एपीफाइट कहा जाता है। देखिए एम्फीबियंस, तो इसको हिंदी में बोलेंगे उभयचर, तो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं एम्फीबियन। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल और स्थल दोनों में समान रूप से रहते हैं, मेढक जैसे है। देखिए निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उप उत्पाद नहीं है, उत्सर्जन का एक उप उत्पाद नहीं है इसमें से। तो यहाँ पर देखेंगे नहीं है तो यूरिक एसिड नहीं, बाकी लेटेक्स, गोंद, टेनिन ये सब हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका यूरिक एसिड नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका यह अनुपस्थित होता है, तो ये नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, देखिए फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो DDT के छिड़काव से क्या क्या प्रदूषित होगा,
तो वायु भी होगा, मृदा भी होगा और जल भी होगा डीडीटी के छिड़काव से, ठीक है ना। चलिए, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, तो ये तीनों हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। अल्फा टॉक्सिन, तो अल्फा टॉक्सिन फंगस के द्वारा, ठीक है ना, फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? किस अंग में? तो फ्रेंड्स ये आपका होता है कहाँ पर? फेफड़ा में, ठीक है ना, फेफड़ा में। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बताइए? मानव शरीर में फेफड़े में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होती है। दायां निलय रक्त को बायां आलिंद से फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होने और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए पंप करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुमेलित युग्म नहीं है। साल्मोनेला, कुष्ठ, ये गलत दिया गया, ये टाइफाइड के लिए है, ठीक है ना। बाकी देखिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया, टीनिया सोलियम, आपका पैराथार्मोन, ये सब आपका ठीक दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि सही है। तो मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है ना। क्या है? एक अर्धसूत्री विभाजन है और इस प्रकार की कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 90 से लेकर के मतलब 91 से लेकर के 100 तक में गणित का क्वेश्चन है। चलिए पहले अब हम लोग हिंदी का और अंग्रेजी का कर लेते हैं, फिर मैं आपको गणित का आंसर बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हिंदी स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न पढ़िएगा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा, अब ऐसा नहीं कि आप गलत कर दीजिए। देखिए लड़का जातिवाचक है और जातिवाचक से भाववाचक जो बना है ये लड़कपन है, तो ऑप्शन सी इसीलिए करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए सज्जन का विपर्यार्थी शब्द पूछा गया है, तो सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए भारतेंदु का सही संधि विकसित किया। हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण के प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, अर्थात भगवान शिव को, इसीलिए ये योगरूढ़ है। क्या है? योगरूढ़ है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ये वाला होगा। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए इसीलिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये हलंत होता है नीचे, जैसे आपने देखा होगा तो के नीचे इस तरह से हलंत लगा दिया जाता है, ठीक है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है, संकेतवाचक जो अव्यय है उसका वाक्य इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है, यह गिलास आधा भरा हुआ है, ठीक है ना, संकेतवाचक आधा भरा हुआ है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। प्रश्नार्थक निपात इसमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, क्या प्रश्न का अर्थ पूछ रहा है क्या, ठीक है। चलिए निम्न में से देखिएगा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो इसमें से आपका है वह रोने लगा, आरंभ बोधक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है बताइए। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, 3 है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसके क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सकर्मक बोलते हैं। सकर्मक और अकर्मक आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अंग्रेजी का है कम टू माई पार्टी, खाली स्थान दिया गया सैटरडे नाइट। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है ना, ऑन सैटरडे नाइट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, बताइए कौन सा इसमें से आपका करेक्ट सेंटेंस दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस दिया गया है, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005, ऑप्शन सी हो जाएगा। हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, सिंस का इस्तेमाल होगा। उसके बाद देखिएगा आपका अगला प्रश्न है कि पिक आउट द राइट वर्ड। इसमें से सही कौन सा, ओकेजनली कौन करेक्ट लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला ओकेजनली जो है ना ये आपका करेक्ट लिखा गया है। यहाँ पर एंटोनिम ऑफ द हॉनेस्ट मतलब ईमानदारी का उल्टा शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है, तो ये आपका डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हिंदी भी हो गया, अंग्रेजी भी हो गया, सामाजिक अध्ययन भी हो गया, साइंस भी हो गया। आइए मैथ का आंसर मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैथ का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करिएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना।
91 का ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। 92 का भी देखिए डी दिया गया है। क्लियर। 93 का देखिए, 93 का यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है। उसके बाद देखिए 94 का, ठीक है ना, पूछा गया है कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसमें 94 का ऑप्शन डी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए 95 का जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो आपका ऑप्शन सी दिया गया है। 96 का ऑप्शन बी दिया गया आंसर, ठीक है। 97 का जो आंसर दिया गया ऑप्शन बी दिया गया है। और 98 का देख लीजिएगा, 98 का जो करेक्ट आंसर इसमें दिया गया है ऑप्शन बी ही दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 99 का। 99 का दिया गया ऑप्शन नंबर बी, और 100 का जो है ये ऑप्शन बी दिया गया। अपना स्कोर बता दीजिए और निश्चिंत रहिए, मैं सब आपको टेलीग्राम पर दूंगा। टेलीग्राम सक्सेस केंद्रा क्विज के नाम से है। सक्सेस केंद्रा क्विज सर्च करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा किसी वीडियोज़ के।